कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता था हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था क्या, इलेक्ट्रिक करंट का हमने टॉपिक ख़त्म किया था। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। और कुछ मैंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको एज अ फिगर बनवाए थे, राइट। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल हो गया, इलेक्ट्रिक बैटरी हो गई, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। बट आज की जो क्लास है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, जिसका नाम है ओम्स लॉ, राइट। ओम्स ने ये हमें जो रिलेशन दिया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच, हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। फिर हम रेजिस्टेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आप आज मेरे साथ रहिए। तो आज करते हैं चैप्टर को। तो टॉपिक आज का है टॉपिक है ओम्स लॉ, राइट। रिलेशन बिटवीन, मैं लिख देता हूं यहाँ, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये किन्होंने रिलेशन दिया, ये दिया था ओम्स ने, राइट। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में यहाँ लिखता हूं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स लॉ ने ये कहा एट कांस्टेंट, एट रूम टेम्परेचर और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर पे अगर आप, इफ यू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor, what the current will also be changed linearly. For example बताता हूँ आपको मैं, at room temperature the electric current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. मतलब मान लीजिए मेरे पास एक ये कंडक्टर है, राइट। इसमें I करंट फ्लो किया है मैंने, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो उन्होंने क्या कहा, ओम्स ने ये कहा कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, राइट। मतलब जितना ज़्यादा आप कंडक्टर में करंट को बढ़ाएंगे ना, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, राइट। या फिर उल्टा बोल दीजिए, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ज़्यादा करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो लीनियरली दोनों आपस में होंगे। तो मैं उसको लिख रहा हूँ, एट रूम टेम्परेचर the electric current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor, across the ends of the conductor. एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि जितना ज़्यादा कंडक्टर में, ये एंड ए है, ये एंड बी है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड बढ़ेगा या चेंज होगा, बढ़ेगा या कम होगा, अगर बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा करंट बढ़ेगा, राइट। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा उतना ही करंट इंक्रीज होगा, या वाइस वर्सा, जितना करंट इंक्रीज होगा उतना ही पीडी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, राइट। इट मींस दैट कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन कंडीशन ये है कि एट रूम टेम्परेचर रूम पे होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये कंडीशन ओम्स लॉ की वेरीज हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, राइट। तब ये वैलिड नहीं हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और आपको पता है V इज टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो यहाँ पर एक वेरिएबल आया, ये कांस्टेंट आया, वो आया R, ठीक है। R आया, तो R की जो वैल्यू है, R क्या है, R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है ना, तो R यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। R व्हाट इज R? R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को फ्लो करने में रोकता है, दैट इज इट रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जो भी मैंने वायर लिया उसका कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? कॉपर लिया तो उसकी अलग रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का भी टॉपिक पढ़ेंगे, अभी पहले इसको क्लियर करते हैं ओम्स लॉ को। तो पहला जो इक्वेशन है ओम्स लॉ का वो तो ये है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, देखो I इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ व्हाट, I इज इक्वल टू V, और ये R आएगा अपॉन में, तो V अपॉन R, ठीक है।
थर्ड लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू, 3 यहाँ पर हो गए, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो 3 रिलेशंस हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से ही ओम्स लॉ का लगा के हमने फॉर्मूला, हम पोटेंशियल डिफरेंस, हमें कोई 2 चीज़ें दे रखी होंगी, तीसरी हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला वैलिड है किसका, ओम्स लॉ का। तो यहाँ पर ये 3 जरूर याद करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, स्टार लगा देता हूँ, ये अप्लाई होने वाले हैं हर जगह। अब ओम्स लॉ का एक सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए जैसा कि ओम्स लॉ ने कहा, तो ये मेरे पास क्या है, एक ग्राफ है, राइट। ग्राफ किसका, ये है इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, और ये है मेरे पास पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए, वी बोल दो इसको, ये वी है और ये आई है, ऐसे लिख सकता था मैं, लेकिन फिर भी चलो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दिस और इस तरह से आप ऐसे बना लीजिए। मान लो करंट की वैल्यू में मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ओम्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटली किया था, ठीक है। तो मान लो इस तरह से ये ग्राफ है कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, आई है, और यहाँ पर मेरे पास वी है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ मेज़र की अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली क्या मेज़र किया, अगर करंट मान लो 0.1 एम्पियर है, ठीक है, तो वोल्टेज है 0.2 वोल्ट। ये 0.2 अगर एम्पियर है तो 0.4 वोल्ट, ठीक है, समझ गए। अगर 0.3 एम्पियर है तो 0.6 वोल्ट, इस तरह से। और अगर 0.4 एम्पियर है तो ये 0.8 वोल्ट। तो इस तरह से लीनियरली दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे करंट की यहाँ पर वैल्यू लगा दो तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। इज इट क्लियर। तो यहाँ वैल्यू क्या है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0। अभी अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो 0.1, आई 0.1 है, वी 0.2 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। फिर आई 0.2 है तो वी कितना है, 0.4 है, तो क्या आएगा, तो ये आएगा। फिर 0.3 और 6 ये आएगा, और 0.4 और 8 आपका ये आएगा। तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा लीनियरली होगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, देखो ये पॉइंट्स हैं, ये और ये। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ शो कर रहा है, ये कर रहा है लीनियर ग्राफ शो कर रहा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा पीडी में चेंज आ रहा है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है, राइट। तो दोनों हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, हमें कांस्टेंट मिला जो कि रेजिस्टेंस है। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। रेजिस्टेंस भी कंडक्टर की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इट रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। वो बाद की बात है, पढ़ेंगे उसको। यहाँ से 3 फॉर्मूले हमारे पास डेवलप हुए, I इज इक्वल वी इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तीनों फॉर्मूले आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या करते हैं, ओम्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। ओके, क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज़ और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बनाया मेरे पास क्या आया, रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस जो कि होता है R। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन I, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट, पहले लिख देते हैं इसके बारे में। रेजिस्टेंस इज द, नई चीज मिली ना, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, मतलब रोकती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देती। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत कम। नाइक्रोम वायर जो हीटर में यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को रोकती है, फ्लो नहीं होने देती, इसलिए वो रेड हॉट हो जाती है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पर R इज इक्वल टू वी अपॉन आई है,
तो लिख देते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है, यहाँ पर V क्या है, वोल्ट, अपॉन I एम्पियर, यहाँ तो लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ठीक है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स। यहाँ आप एक काम करिए, इसकी जो SI यूनिट है वो लिखिए ओम, OHM, ओम, ओम। तो ओम इसकी SI यूनिट है, ठीक है। और R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, नीचे अब स्पेस होगा या नहीं, आई थिंक एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट आप, आई होप आपने ले लिया होगा, तो रिमूव करते हैं इस पार्ट को। अब रेजिस्टेंस की बात चल रही है, तो रेजिस्टेंस में सबसे पहले क्या है, R की डेफिनेशन है V अपॉन I। तो एक काम करते हैं, R की डेफिनेशन है V अपॉन I। तो आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज 1 ओम। क्वेश्चन है व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम बताइए क्या है। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से, भाई ये तो वोल्ट है, ये वोल्ट में है और ये एम्पियर में है। तो 1 ओम की रेजिस्टेंस की क्या बनेगी, डेफिनेशन बनेगी 1 ओम, यहाँ पर ओम लिख देता हूँ 1 ओम। तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 1, समझ गए। तो मतलब यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ अलग से, आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर इसको मैं लिखूँ तो इसको लिखूँगा 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब ये हो गई यूनिट किसकी डेफिनेशन, 1 ओम की। 1 ohm is the resistance offered through by a conductor, या if we have a conductor and the potential difference across the conductor is 1 volt and the current passing through the conductor is 1 ampere, then we say that the resistance of the conductor is 1 ohm. Is it clear? Simple सी definition है। if the potential difference across the ends of the conductor, across the ends of the conductor is 1 volt and the current passing through the conductor is 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट उसके अंदर PD है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, तो देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज 1 ओम। इज इट क्लियर? अगर 1 ओम की डेफिनेशन है तो आपको यहाँ से दिखनी, केवल फॉर्मूला देखना है, वहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ हल्का सा ये बना देता हूँ, अगर आप बनाना चाहें, ये अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर 1 वोल्ट है, राइट, और 1 एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम ऑफर्ड हो रही है। इज इट क्लियर? तो PD, the potential difference across the ends of a conductor is 1 volt and the current passing through the same conductor is 1 ampere. Then the resistance offered by the conductor, that is called 1 ohm. Is it clear? सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो यहाँ लिख सकते हैं आप फिर आराम से, R is equal to V upon I, तो 1 ohm is equal to 1 volt अपॉन 1 एम्पियर। सिंपल ये है, कोई इसमें प्रॉब्लम्स है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का टॉपिक है। रेजिस्टेंस का टॉपिक फिनिश नहीं हो रहा अभी तो ये हमने केवल क्या किया है, रेजिस्टेंस हमने किया, हमने जब ओम्स लॉ लगाया तो वहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल के आया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की मैंने पहले आपको मैंने डेफिनेशन बताई, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। फॉर्मूले से हमने क्या देखा, ऐसे यूनिट रेजिस्टेंस की या तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स है या फिर ओम है। इज इट क्लियर? फिर हमने क्या देखा, 1 ओम क्या होता है, फिर हमने वो चेक किया, किसी भी कंडक्टर में जिसमें इससे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर 1 वोल्ट हो, राइट, और कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो करेगा 1 ओम। इज इट क्लियर? ये बात ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं इससे आगे चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो
ये फिर इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं। अब हमने रेजिस्टेंस की बात जब कर ही रहे हैं तो ऊपर का टॉपिक आप यहां आ सकता है, मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। अब क्या करना है, ओम्स के तो बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई, तो ये टॉपिक भी खत्म, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लिख देते हैं, डिपेंड्स। समझ गए? पहले मैं ये टॉपिक करा रहा हूं, बाद में सबके न्यूमेरिकल्स एक साथ ले लूंगा, ओम्स लॉ के भी, इसके भी, सब न्यूमेरिकल साथ में चलेंगे। एक पन्ने पे लिखवा दूंगा, आराम से लिख लेना उसको पहले। अब क्या है, पहला बताओ जरा, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किसी कंडक्टर की। सबसे पहली बात, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस वन, ठीक है, ये कॉपर का है बना हुआ, किसका है, कॉपर का है, सेम मटेरियल है, इसकी लेंथ है L। समझ गए? मेरे पास एक और कंडक्टर है, सेम उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, समझ गए, सेम क्रॉस सेक्शन है, लेकिन वो मैंने कर दिया 2L। समझ गए? यहां पर डिस्टेंस है L कंडक्टर की, यहां डिस्टेंस है 2L, ठीक है, और है ये कॉपर का ही है, कोई चेंजेस नहीं है। समझ गए? अब किस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी, किस केस में ज़्यादा होगी? तो मैं आपको बताऊं, अपना खुद का एग्जांपल ले लो, इसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो एक टनल है, ये टनल का साइज सेम है, ये भी सेम टनल है, लेकिन वो डबल हो गई है, ठीक है। उस टनल से आपको क्रॉस करना है, तो यहाँ से क्रॉस करना आसान है या यहाँ मुश्किल होगा? भाई कहाँ से आप इजीली क्रॉस कर सकते हो? मान लो आप इसके अंदर आ गए, तो यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में आपको 1 मिनट लगा, मानते हैं, निकल के बाहर। लेकिन यहाँ से सेम टनल है, सेम एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। मैं लिख देता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी A है और इसका भी A है, एरिया में कोई चेंज नहीं है। अभी इस टनल से आपको जाना है, तो इस टनल में क्योंकि डिस्टेंस L है तो 1 मिनट लगा, लेकिन इस टनल में डिस्टेंस कितनी है, 2L है, तो 1 मिनट यहाँ लगेगा, 1 मिनट L में यहाँ लगेगा, मतलब 2 मिनट लगेंगे इसको निकलने में। तो कह सकते हैं आपको इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही होगी। समझ में आ रही है? जब दोनों को क्रॉस करेंगे तो भाई ऑब्वियसली सेम टनल सेम एरिया, तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपको इसमें से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इन द सिमिलर मैनर जो करंट होता है उसको यहाँ फ्लो करने में मुश्किल होगी, यहाँ कम होगी, बिकॉज जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा। समझ गए? तो मैं कह सकता हूं कि पहले रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मतलब जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो मैं बोल दूं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बात समझ में आ रही? ये हो सकता है। सेकेंड चीज, अब एक काम करते हैं, हाँ चलो ये लिख दिया, सही है। एक काम करते हैं, सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट समझाने से पहले उसका भी डायग्राम बना रहा हूं। मान लो मेरे पास ये 2 वायर्स हैं, ठीक है, ये वायर है और एक ये छोटी सी वायर है, ये है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ट्वाइस 2A और इसका A है, मतलब जितना इसका डबल हो गया, उससे इसका डबल है। लेंथ दोनों की सेम है, अभी बताओ, लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है, ये भी टनल का एग्जांपल ले लो, लेंथ दोनों की सेम है, एरिया इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो ठीक है, किसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी या किस केस में कम होगी? तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली, एरिया जब बढ़ गया तो इसमें से निकलना आसान हो गया, बिकॉज सेम लेंथ है, इसकी भी लेंथ सेम है, इसका एरिया कम है, तो इसमें से पास करना मुश्किल है,
खुद का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। एरिया ज़्यादा है तो इजी से पास कर जाएंगे, यहाँ तो लेंथ ज़्यादा थी इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा मिली हमें। यहाँ लेंथ इक्वल है बट एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो ईजिली से क्रॉस कर लेंगे इसको। इसका एरिया कम है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इस केस में कम है, जितना एरिया ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। सिमिलर यहाँ पर भी कंडक्टर के और रेजिस्टेंस में भी यही चीज़ अप्लाई हो रही है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट इज उल्टा होता है। तो मैं पहले लिखवा देता हूँ सेकंड पॉइंट, फिर लिखते हैं इसको। तो सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of conductor, proportional to the area of conductor। जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं लिख दूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, समझ गए? दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर दोनों को मिला दूं तो क्या बनने वाला है? अगर दोनों को मैं मिला दूं तो मैं यहाँ लिख दूं, कहाँ लिखूँ? यहाँ पर ये हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मिटाऊंगा नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर। देखो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से क्या मिला? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लिख देते हैं। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एरिया है तो अपॉन में आ जाएगा। बात समझे? अपॉन में आ जाएगा। अब क्या होगा? ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो एक नई चीज़ आने वाली है सामने। अब वो कौन नई चीज़ है? वो नई चीज़ जो आने वाली है वो आने वाली है R इज इक्वल टू रो, क्या? रो L अपॉन A। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रो क्या होता है? रो इसको बोलते हैं RHO रो, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। इज इट क्लियर? सो रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी एक नई चीज आ गई यहां पर, समझे? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जब दोनों को हमने मिलाया तो हमें एक इक्वेशन मिल के आई, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो हमें रो निकल के आया। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। अब इस रो के बारे में जानकारी अलग से लेंगे, ठीक है। अब ये काम करिए, इतने का स्क्रीनशॉट पहले आप ले लो, फिर उसके बाद मिटा के मैं आगे चल रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो मिटाते हैं इसको। ये रहने देता हूं नीचे वाला पार्ट, बिकॉज यहां पर आ जाएगा वो सारा, ठीक है। ये पार्ट रहने देता हूं। अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूला आया निकल के, वो क्या आया? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब देखो क्या है? R है रेजिस्टेंस, R क्या है? रेजिस्टेंस। A क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। L क्या है? लेंथ, सब पता है ये। बट यहां पर जो नई चीज है वो क्या है? नई चीज क्या है? रो। इसका नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है? रेजिस्टिविटी। अब एक काम करते हैं, इस रेजिस्टिविटी को ही थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। ये कौन सी नई चीज आ गई यहां पर? एक काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक काम करते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, अगर अपॉन 1 लगा दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रेजिस्टिविटी को तो R रो L इज इक्वल टू आर ए हो जाएगा। ऐसे तो होगा, रो L इज इक्वल टू आर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा R इंटू ए, आर ए इज इक्वल टू 1 इंटू रो एल, रो एल। अब रो का फॉर्मूला क्या निकला? रो का फॉर्मूला निकला R इंटू ए, या इंटू मत लगाओ बीच में, आर ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला निकला रो का, समझ गए? इस रो के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये रो है क्या, ये रो है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अब क्या करें? पहले इस रेजिस्टिविटी का ऐसे यूनिट निकालते हैं, फिर इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। आर होता है किसमें? ओम में, ओके। इनटू एरिया किसमें होता है? मीटर स्क्वायर में, ओके। लेंथ किसमें होती है? मीटर में। मीटर से मीटर कटा, क्या इसकी ऐसे यूनिट आई? ओम मीटर। तो जो ऐसा यूनिट आई है रेजिस्टिविटी की, ऐसा यूनिट
ऑफ रेजिस्टिविटी, याद कर लेना क्या है, ओम और मीटर है। लेकिन क्या इसके बारे में हमें पता है? नहीं पता। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आप एक काम करिए, हमारे पास ये रिलेशन है, यहाँ पर एरिया अगर मैं 1 ले लूँ उस कंडक्टर का, 1 यूनिट ले लूँ, और लेंथ उस कंडक्टर की भी 1 यूनिट ले लूँ, क्या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं आ जाएगी? क्या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं आ जाएगी? देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको सिंपल समझ आ जाएगा। मेरे पास बहुत बड़ी एक कॉपर की वायर थी, मैंने क्या किया, उसकी लेंथ को, एरिया को 1 यूनिट ले लिया। क्या ले लिया? 1 यूनिट। मतलब इस बड़ी सी वायर को मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 यूनिट एरिया में डिवाइड कर दिया। मैंने 1 यूनिट एरिया लिया, इतना सा, ठीक है, इसका एरिया है 1 यूनिट, 1 यूनिट एरिया लिया, और जो लेंथ है इसकी वो भी 1 यूनिट है। भाई छोटे से टुकड़े की जो लेंथ है वो कितनी है? वो भी 1 यूनिट है। 1 यूनिट, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 कुछ भी, यूनिट कोई भी हो सकती है। बहुत बड़ा कंडक्टर था मेरे पास, उसमें से मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका एरिया है 1 यूनिट, जिसकी लेंथ है 1 यूनिट। अब इस टुकड़े से क्या मिला हमें? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर। यहाँ पुटअप करूँ वैल्यू तो इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1। तो आप ये चीज़ चेक कर रहे हैं, जब 1 लगाया तो ऑब्वियसली 1 से 1 कैंसिल, मतलब इज इक्वल टू आर आ गया। तो मैं कह दूं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बराबर आ गई हैं। इसका मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। भाई रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही है। कैसे रेजिस्टेंस है? किसकी रेजिस्टेंस है? अगर हम किसी वायर का या किसी कंडक्टर को यूनिट पार्ट में डिवाइड कर दें और उसका एक यूनिट पार्ट ले लें, मान लो 100 या मान लो 20 मीटर आपने एक वायर ली, उसका एक यूनिट 2 मीटर निकाला आपने, या 1 यूनिट में आपने डिवाइड कर दिया, कोई भी 1 यूनिट हो सकता है, कितने भी टुकड़े आप कर लो उसके, 1 यूनिट उसका लेके जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया भी 1 यूनिट हो। अगर वो यहाँ पुटअप करूंगा तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर whose length is 1 unit and length is 1 unit and area is also 1 unit, so this resistance offered by the conductor is known as its resistivity। रेजिस्टिविटी क्या है? उस वो कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, जिसका एरिया 1 यूनिट है, और वो जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस टाइम, उसी को हम बोलेंगे कि ये उसकी रेजिस्टिविटी है। समझ गए? रेजिस्टिविटी है उसकी। तो मैं लिख दूँ यहाँ से रेजिस्टिविटी is the resistance offered by a conductor अब ये मिटा दिया तो उसका काम खत्म। by a conductor whose length is 1 unit and area is also 1 unit। The resistance offered by a conductor जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और एरिया भी 1 यूनिट है, called its resistivity। ये उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है RA/L। ये तो है फॉर्मूला। और ऐसे यूनिट अभी मैंने लिखवाई थी, वो होती है इसकी ओम मीटर। समझ गए? लेकिन एरिया मैंने बोला कंडीशंस है। तो बहुत बड़ी वायर है, अगर वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है तो उसको रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। लेकिन बहुत बड़ी वायर के टुकड़े यूनिट एरिया में कर लिए और एक यूनिट एरिया ले लिया, और उस यूनिट एरिया ने जितनी रेजिस्टेंस दी है वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कराऊंगा इसके बाद न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं न्यूमेरिकल्स। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, रिमूव करते हैं इसको। अब देखिए आपको मैं ना क्या कराने लगा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक इसके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई एलॉयज आर यूज्ड। रेजिस्टिविटी की बात आ रही थी ना, तो रेजिस्टिविटी हमने सबसे पहले क्या किया था, रेजिस्टिविटी अभी हमने स्टडी किया ना, तो रेजिस्टिविटी को मैंने क्लियर कर दिया। तो बस एक चीज़ और मुझे आपको थोड़ी बतानी है कि जो मेटल्स होता है,
मेटल्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है, बहुत ज़्यादा हायर होती है, राइट। और अराउंड 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम मीटर के अराउंड इसकी ऐसे मतलब इतनी रेजिस्टिविटी होती है। जो एलॉयज़ होते हैं, जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स के बने होते हैं ना एलॉयज़, जैसे कि मैंगनीन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, जैसे कि मैंगनीन एलॉय है, तो ये एलॉय जो है इसकी रेजिस्टिविटी अराउंड 44 × 10⁻⁶ ओम मीटर, मतलब इनसे कम है, इनसे बहुत कम है मेटल से, ठीक है, लग रहा है मेटल के अराउंड बट कम है। अब तीसरा जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 17 के अराउंड होती है, ठीक है। एक्चुअल में एलॉयज का काम होगा तभी तो एलॉयज बनाए यूज होते हैं ना, एलॉय होते हैं वो जनरली यूज की, क्वेश्चन आता है ये, एलॉयज का जनरली यूज होता है कहाँ पर, टू मेक इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। क्यों होता है, मेटल्स का नहीं होता, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इसका यूज होता है। किसका, एलॉय जनरली यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक आयरन ले लूँ या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर ले लूँ, इन सब में किसका यूज किया जाता है। रीजन इसका बताता हूँ, एलॉयज का। भाई रीजन क्या हो सकता है, एलॉय जो इसकी तो ये बार हाईली रिएक्टिव, रेजिस्टिविटी इज वेरी, रीजन ये है higher than that of constituent metals, जिससे वो बने होते हैं उन मेटल से उनकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, ब्रैकेट में लिख देंगे बर्न इजली एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, जलते नहीं हैं। जबकि मेटल्स का यूज़ करेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल जल जाएंगे। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करेंगे ना तो मेटल जल जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन जो एलॉयज होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, उसकी रेजिस्टिविटी कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होती है। जब रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, बर्न नहीं होंगे, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आने वाले हैं, जितना मैंने पढ़ाया है हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट पे आने वाले हैं। न्यूमेरिकल पार्ट से पहले आप एक काम करिए, जितने हमने किए हैं न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले लिख लीजिए। चलो फॉर्मूले लिख लो पहले, फॉर्मूले यहाँ पुटअप करूँगा फॉर्मूले सारे जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो इसको नोटबुक में अलग से लिख लो। ओम्स लॉ पे 3 किए थे, पहला V = IR, दूसरा I = V/R, तीसरा R = V/I, तीनों अभी कराए हैं। चौथा फॉर्मूला रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ρL/A। पांचवा फॉर्मूला किसका, रेजिस्टिविटी का, क्या होता है R × A/L। ये फॉर्मूले हमारे पास 5 केवल फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर लगाने हैं न्यूमेरिकल्स। इसके लिए ले लो आप स्क्रीनशॉट, और मैं इसको कर रहा हूँ रब। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ओके। इसको करते हैं रब। तो सबसे पहले हम ये करने वाले हैं 2 क्वेश्चन, किसके ऊपर हैं, ये ओम्स लॉ के ऊपर है, दोनों ही ओम्स लॉ के ऊपर हैं। आप चाहें तो आप इसको पॉज करके ट्राई कर लीजिए, मैं करा रहा हूँ ये, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 वोल्ट। अगर मेरे पास बल्ब फिलामेंट की रेजिस्टेंस 1200 वोल्ट है, अगर रेजिस्टेंस मेरे पास 1200 ओम है, नॉट वोल्ट है, ओम है, ये ओम है, राइट, और 220 वोल्ट सोर्स है, मतलब वोल्टेज जो है कितनी है
वो है 220 वोल्ट। समझ गए? अब करते हैं इसको। अब हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, मतलब वोल्टेज तो वही है 220 वोल्ट है, और कितना करंट वो ड्रॉ करेगा? क्या बात है, आर है वी है, आर चाहिए भाई, आर है वी है, आई चाहिए, सॉरी आई निकालना, हाउ मच करंट, तो निकालो। तो फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आर है, हमारे पास वी है, हमें क्या चाहिए? आई चाहिए। तो एक काम करिए, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, भाई ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है यहाँ पर, तो बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? वो क्वेश्चन दोबारा समझ लो एक बारी, भाई समझ नहीं आया, मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब से निकलेगा अगर 220 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस जो बल्ब फिलामेंट किया वो 1200 ओम है। तो रेजिस्टेंस है 1200 ओम, वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट कितना निकलेगा, कितना करंट आएगा? हाउ मच करंट, राइट, विल द इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, वही पूछा है कि कितना करंट निकलेगा, आई। ठीक है, बाकी बातें सेकंड पार्ट बाद में पढ़ते हैं। तो आई निकालते हैं पहले। आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, वी आई आर बाय ओम्स लॉ, तो आई इसको वी अपॉन आर लगाइए वैल्यूज, वी है 220 अपॉन रेजिस्टेंस है 1200। ठीक है, कैंसिल, 2 11 2 120 नॉट 2 6 12 0, क्या आएगा ये पॉइंट में? आई थिंक कोई आंसर आएगा, डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ डिवीजन कर देता हूँ मैं, 60 1 ज़ा 60, 6 5 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, आई थिंक 6 8 ज़ा 48, अराउंड 0.18 आ रहा है ना, तो 0.18 एम्पियर के नियरली इसका आंसर है। सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर आई निकल गया तो अब बताओ अगर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, 100 ओम कर दिया जाए, एक्चुअल में यहाँ पर कितना करंट पास होगा, ये क्वेश्चन में लिखना था, यहाँ पर मिस्टेक है, कितना करंट निकलेगा उसमें से अगर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, 100 ओम कर दिया जाए। ठीक है, तो हाउ मच करंट, ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, कितना करंट उस बल्ब से निकलेगा अगर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो अभी रेजिस्टेंस कर दिए चेंज इन्होंने, 100 ओम कर दिए, क्या पूछा है, कितना करंट पास होगा, यही पूछा है। और वोल्टेज आपकी सेम है, वोल्टेज 220 वोल्ट ही है, कुछ नहीं, फिर सेम फॉर्मूला। ठीक है, आई निकाले, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, लिखिए वी कितना है 220 अपॉन रेजिस्टेंस है 100, कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 11, कितना आया 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, सॉरी 5 2 ज़ा 10, पॉइंट डिवाइड कर लो ना, और 5 2 ज़ा 10, 0.15 2 ज़ा 10, 2.2 एम्पियर के अराउंड आपका आंसर आ चुका। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा समझ लो, सिंपल सा है, ओम्स लॉ यहाँ पर भी लगा है, ओम्स लॉ यहाँ पर भी लगा है, सेम चीज़ एप्लीकेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। पीडी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट, मतलब हमें जो पीडी दे रखा है वो कितना है 60 वोल्ट है, तो लिख देते हैं 60 वोल्ट। और व्हेन इफ ड्रॉ अ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, अगर करंट होगा 4 एम्पियर तो पीडी क्या होगा 60 वोल्ट होगा, ये है। ठीक है, चलो, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पीडी इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, अगर कहते हैं पीडी को इंक्रीज कर दूं, V2 लिख देता हूं, क्या कर दूं 120 वोल्ट कर दूं, तो बताओ कितना करंट आएगा, इसको I2 बोल देते हैं। चलो, इसका मतलब I2 निकालने के लिए V2 अपॉन R2 होना चाहिए, अपॉन R होना चाहिए। तो आपको पता है ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस सेम रहती है, अगर मैं सेम गैजेट की रेजिस्टेंस निकाल लूँ इससे, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज रेजिस्टेंस उसी की है ना, सेम रहती है। तो पहले वाले से रेजिस्टेंस निकालो, R इज इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन आई बाय ओम्स लॉ, वोल्टेज कितनी है 60 वोल्ट है, अपॉन आई कितना है 4 एम्पियर है, 15 4 ज़ा 60, 15 ओम आ गई रेजिस्टेंस, 15 ओम आ गई रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो 15 ओम आई है ये आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक हीटर तो सेम है ना, उसकी रेजिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो करते हैं यहाँ पर अप्लाई, हेयर
I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन R। V2 अपॉन R2 नहीं लिखना, V2 अपॉन R इसलिए लिखा क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही है, बस I और V में चेंज आया है। अब क्या है, V2 कितना है 120 वोल्ट कर दिया, अपॉन R कितना है जो यहाँ से निकला है 15, 5 3 15, 5 2 10, 2 5 4 20, 3 8 24, तो I2 अगर आया है कितना 8 एम्पियर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ओम्स लॉ नहीं लगा हुआ क्या, देखो 60 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है तो करंट 4 एम्पियर है। अगर ये 120 वोल्ट होगा तो करंट डबल हो जाएगा भाई, अगर ये डबल तो ये भी डबल, कौन कहता है ओम्स लॉ। तो देखो ये डबल हो गया 8 एम्पियर हो गया, अगर क्या किया वोल्टेज को उन्होंने डबल किया तो वोल्टेज डबल कर दी, करंट भी डबल। इसका मतलब ये ओम्स लॉ को ही वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन जो है इट इज बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले ना ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 3 मार्क्स से कम नहीं आएगा और थोड़ा मुश्किल होता है, इसकी कैलकुलेशन होती है समवॉट डिफिकल्ट होती है, राइट। सबसे पहले क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, हमें क्या गिवन है, लेंथ है, कितनी गिवन है 1 मीटर है, रेजिस्टेंस और 26 ओम है, लिख लो इसको। ठीक है, टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, आप देखो डायमीटर कितना है 0.3 मिलीमीटर है। एक काम करते हैं, डायमीटर को चेंज करो मीटर के अंदर, तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। इज इट क्लियर और नॉट। अब क्या करना है आपने, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने की 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। अब व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, मतलब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, आपको निकालना है रेजिस्टिविटी। आप एक काम करिए, अपना फॉर्मूला माइंड में रिव्यू करिए, भले आपको कुछ क्लियर होगा। फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला कहता था कि रेजिस्टिविटी इज टू, क्या होता था फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला होता था रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, आर का रो एल अपॉन ए होता था ना, रेजिस्टिविटी हो जाएगा आर ए अपॉन एल। थोड़ा फॉर्मूले में गलती हो जाती है बहुत बड़ी, याद रखिएगा आर ए अपॉन एल, हमारे पास ये है फॉर्मूला। बट फॉर्मूला जब हमें मिल गया तो हमें एक चीज की प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आप चेक करेंगे, लेंथ 1 मीटर है हमें गिवन है, नो प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, नो प्रॉब्लम, हमें एरिया की प्रॉब्लम है। एरिया यहाँ निकालना ही टेढ़ी खीर हो जाता है बच्चों के लिए कभी कभी। तो एक काम याद करिएगा, एरिया निकालते हैं। चलो एरिया सबसे पहले अलग से निकाल लो, एरिया अलग से निकाल लो, राइट। एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, किससे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, आर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो डायमीटर है, मेरे पास रेडियस तो है नहीं, तो काम करते हैं पहले इसके रेडियस निकालते हैं। रेडियस कैसे निकलेगा, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन 2 कर दो। देखिए रेडियस ये होता है, डायमीटर को हाफ कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अ रेडियस। तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। पाई आर स्क्वायर बताइए कैसे निकालूं, पाई की वैल्यू यहाँ ले लूं, चलो ले लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस 0.3 इंटू 10⁻³ मेरे साथ आप लोग करिए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो देखो मैंने कर दिया स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको करते हैं सॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ कर रहा हूँ राइट, इसका ही स्टेप आगे चल रहा है। तो 22/7 इंटू 0.3 को 2 बार लिखना है बिकॉज ऊपर स्क्वायर है, ओपन कर लो, 2 का स्क्वायर नीचे कर देते हैं 4 और 10⁻³ 3 2 6, 10 की पावर हो जाएगा ये -6। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब एक काम करते हैं, मैं इसको कुछ नहीं करता, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, सॉल्व नहीं करते इसको अभी, मैं नहीं कर रहा सॉल्व, आगे करेंगे। कहाँ सॉल्व करें, इस फॉर्मूले में लगा रहा हूँ पहले। रो का फॉर्मूला मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए ना, आर ए अपॉन एल, आर की जगह लगा दूँ, और पहले फॉर्मूला चलो लिख लेता हूँ यहाँ पर भी, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू, आर की जगह क्या लगाऊँ 26 ओम, तो लगा दिया 26 इंटू ए की जगह क्या लगाऊँ, इज इक्वल टू लिखिएगा, ए की जगह क्या लगाऊँ, ए की जगह आ गया एरिया, दिस वन इज होल चीज लिख देनी है मुझे ऐसे, इंटू 22/7 इंटू 0.3 इंटू 0.3 होल अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू नॉट इंटू आर ए अपॉन एल है, अपॉन एल है तो एल आप जानते हैं 1 है, एल का तो काम ही नहीं है, बहुत आसान है, लेंथ मीटर में होनी चाहिए और मीटर में ही है, ठीक है। अब निकालते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी निकालनी कैसे, इसको सॉल्व भी तो करना है, और क्या करना है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर ले शुरू करते हैं। कैंसिल आया 100 बिकॉज
इसके आगे 1 डिजिट 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 13, इज इट क्लियर? 2 1 ज़ा 2, 2 11, 10 100 को ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ जो ऊपर बचा उसको लिखते हैं, और कुछ कट रहा है? नहीं, कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। 3 3 ज़ा 9, 11 9 ज़ा 99, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 11 9 ज़ा 99, मैं लिख देता हूँ ना, ऐसे आपको समझ में आएगा। 13 इंटू 99 होल अपॉन, और यहाँ पर देखो 10 की पावर -6 पहले था, अब ये -8 हो गया, 10 की पावर -2 पर ले गया, तो -6 और 10 की पावर -2 हो गया -8। अपॉन में क्या बचा? अपॉन में बचा ओनली 7, देयर इज ओनली 7। एम आई राइट? कुछ मिस्टेक ना हुई हो तो राइट आंसर आने वाला है। 99 इंटू 13 करते हैं, 99 इंटू 30, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27 टू 29, इट इज 99, 7 9 9 ज़ा 18, 9 टू 11 1 टू 11, भैया क्या 1287 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर -8 ओमीटर। बट थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको फाइनल आंसर बुक से मैच करने के लिए। 7 से डिवाइड करते हैं 1287 को, यहाँ पर मेरे जरा फर्क चल रहा है, राइट? तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1287 को 7 से, 7 1 ज़ा 7, 5 बजे 12 में 7 गए ऊपर से, 7 8 ज़ा 56, और यहाँ बचा 2, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, बचा 6 पॉइंट, 7 8 ज़ा 56, रुक जाओ, 7 - 6 to 0, तो 7 8 ज़ा 56, तो मान लेते हैं अराउंड 8 है, यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ आंसर को। यह आया 183.8 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब एक चीज समझिएगा, 183 बट ये पॉइंट मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, ये डेसिमल मुझे कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। इसका मतलब मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर से 100 नीचे ले जाओ, समझ में आ रही है? ऊपर से 100 यानी कि -8 है ना, तो वहां से 100 निकाल के नीचे लेके जा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, क्या आ जाएगा 183, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ ना, 10 की पावर -6 बचेगा, और 100 यहाँ से 100 में नीचे ले आया ओम मीटर। अभी देखो ये 100 यहाँ यूज हो गया, तो बचा 1.83 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। और आप जानते हैं 1.83 को 1.838 नहीं, और 1.838 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.84 लिख सकता हूँ। कुछ समझ में आया नहीं आया? मतलब ये सॉल्यूशन है मेरा, कुछ नहीं, मैंने यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ किया, पहले मैं इसको ऊपर ले गया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, तो मैंने इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करने के लिए फिर 100 नीचे ले आया, 100 को यूज़ कर लिया, और ये -6 बचा। जब मैंने इसको वो क्या किया, जब मैंने इसको एस्टिमेट किया, एस्टिमेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, तो फिर यहाँ पर 1.838, ये 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 1.84 हो गया, और ये आपका आंसर आ गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 3 नंबर में स्पेशल क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।